साथियों नमस्कार। साहित्य मंजूषा में मैं सचिन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों इस चैनल पर यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 हिंदी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस की एक श्रृंखला चलाई जा रही है। यह इस श्रृंखला की तीसरी वीडियो है। इस श्रृंखला को हमने पूर्वावलोकन का नाम दिया है। इस पूर्वावलोकन के अंतर्गत हम मुख्यतः दो बातों की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पहला, जो भी प्रश्न आए हुए हैं पिछले प्रश्न पत्रों में उनके क्या उत्तर हैं, जिससे आप अगर ये प्रश्न आगे भी आते हैं तो उन्हें आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लें। और दूसरा कि हम ये पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न किस ढंग से बन रहे हैं और आगे के क्या पैटर्न बन सकते हैं, उनको हम एक तरीके से संभावित पैटर्न की भी यहाँ पे तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जून 2024 के पेपर के एनालिसिस लेकर आए हैं। इससे पहले हमने जून 2025 और दिसंबर 2024 के पेपर की एनालिसिस इस चैनल पर हमने डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आप अवश्य देख लें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे नेट जेआरएफ से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो उससे आगे बढ़ने से पहले एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि इस जो जून 2024 के पेपर के एनालिसिस है, इसको हम कुछ पार्ट में देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अ, इसके अंतर्गत हम 90 प्रश्नों का एनालिसिस देखेंगे और वीडियो अगर 90 प्रश्नों का बनाया जाए तो बहुत लंबा बन जा रहा है। मैंने 2 एनालिसिस 90 प्रश्नों का किया है, तो उसमें हमने देखा कि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। लेकिन अगर हम इसे थोड़े खंडों-खंडों में बाँट कर देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी, समय की आपकी बचत होगी। तो यह जून 2024 के पेपर का पहला भाग है। इसके आगे का भाग आगे की वीडियो में आप देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जून 2024 के पेपर का है। कलम का सिपाही जीवनी लिखने में जीवनीकार को निम्नलिखित में से किस स्रोत से मदद नहीं मिली? प्रेमचंद की डायरी से, प्रेमचंद के पत्रों से, पुस्तक पत्रिकाओं में प्रकाशित संस्मरणों से, मुंशी जी की सर्विस बुक से। तो आप वीडियो पॉज करके बताइए कि कलम का सिपाही जीवनी लिखने में जीवनीकार को निम्नलिखित में से किस स्रोत से मदद नहीं मिली? यहाँ पर नहीं मिली बताना है। तो प्रेमचंद की डायरी से कलम का सिपाही लिखने में जीवनीकार ने मदद नहीं ली है। तो आप देखिए कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? अगर आप इसके विकल्पों को देखें तो आप समझ सकते हैं कि यह प्रेमचंद की जीवनी है। इसे किसने लिखा है? इसके जीवनीकार हैं अमृत राय। ठीक है? अमृत राय का जन्म कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। यह जो जीवनी है कब लिखी गई है? यह जीवनी 1962 में लिखी गई है। ठीक है? और 1963 ईस्वी में यानी 1 साल बाद ही इस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया अमृत राय को। ठीक है? यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इसे ज़रूर याद रख लें। चलिए हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कला के किस क्षण से फैंटेसी साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है? पहला, कला के उद्गम क्षण से, कला के पहले क्षण से, कला के दूसरे क्षण से और कला के तीसरे क्षण से। तो आप वीडियो पॉज करके बता सकते हैं कि कला के किस क्षण से फैंटेसी साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है। ठीक है, यहाँ पर यह जो प्रश्न है वो एक साहित्यिक की डायरी जो टेक्स्ट बुक आपके सिलेबस में लगी हुई है उससे आया है। ठीक है, और यह पुस्तक जो है मुक्तिबोध की लिखी हुई है। ठीक है, तो इसी पुस्तक में वे बताते हैं कि कला 3 क्षणों से होकर प्रकट होती है। कला का पहला क्षण, दूसरा क्षण और कला का तीसरा क्षण। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम देखेंगे कि जो फैंटेसी होती है वो साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप जो है कला के तीसरे क्षण में धारण करती है। यानी कला के तीसरे क्षण में किसी भी फैंटेसी का साहित्यिक कलात्मक रूप अव्यक्त होता है। ठीक है, तो जो मुक्तिबोध हैं वो कला के 3 क्षण मानते हैं। ठीक है, कला का जो पहला क्षण है उसमें क्या होता है
जीवन का अनुभव होता है ना? अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे साहित्य की डायरी तो यह जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कला के 3 क्षण। इससे प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं और इस तरीके के प्रश्न आगे भी बनेंगे। तो आप साहित्य की डायरी जब भी पढ़ें तो इन सब बातों को ज़रूर याद रखें। पहला का जो जो कला का क्षण है उसमें जीवन का अनुभव होता है और कला के दूसरे क्षण में और सॉरी कला के पहले क्षण में जीवन का अनुभव होता है और वहीं दूसरे क्षण में वह अनुभव अपने मूल रूप से अलग होकर फैंटेसी का रूप धारण कर लेती है ना? जो जीवन का अनुभव है वो फैंटेसी का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, फैंटेसी का रूप धारण कर लेती है और वहीं तीसरे क्षण में वो जो होता है इसी फैंटेसी को शब्दों के रूप में ढाला जाता है। क्या क्या किया जाता है? फैंटेसी को शब्दों के रूप में ढाला जाता है। ठीक है। तो जो अब कुछ और बातें देख लेते हैं। जो साहित्य की डायरी है, वो 1964 ईस्वी में लिखी गई है। लिखी क्या गई है? इसे प्रकाशित किया गया है 1964 में ही। ठीक है? और मुक्तिबोध का जो जन्म कब है? मुक्तिबोध का जन्म भी हम देखते हैं कि इनका जन्म 1917 में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगरा बाजार नाटक में पात्रों के पहले से बाद के संवादों का सही अनुक्रम है? तरबूज वाला, ककड़ी वाला, पान वाला, लड्डू वाला, बर्फ वाला। ठीक है, तो आप बताइए। आगरा बाजार जो नाटक है, ये एक नाटक है जिसकी रचना 1954 में हुई है और हबीब तनवीर ने इसकी रचना की है। ठीक है, हबीब तनवीर नाटककार हैं। आगरा बाजार नाटक में हम देखते हैं कि कुछ पात्र आते हैं और वे पात्र जो है उस अगर आप उसके पूरे कथानक को बहुत अच्छे से याद रखे हैं तो आप बता देंगे कि इनमें से कौन पहले आता है और कौन बाद में आता है। तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले तो फकीर आता है, लेकिन इसमें यहाँ पे इस विकल्प में फकीर नहीं दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले फकीर आता है, उसके उसके बाद लड्डू वाला आता है। ठीक है? उसके बाद तरबूज वाला आता है, उसके बाद बर्फ वाला आता है, उसके बाद ककड़ी वाला आता है, उसके बाद पान वाला आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा पहला विकल्प है, वो सही हो जाएगा DAEBC। यानी हमारा जो है अ, लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ वाला, ककड़ी वाला और पान वाला। आप देखेंगे कि पान वाले के बाद वहाँ मदारी मदारी वाला आता है। ठीक है? जो मदारी का खेल दिखाता है। उसके बाद आप देखेंगे बर्तन वाला आता है। ठीक है? बहुत मज़ेदार नाटक है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गैंग्रीन, रोज़ कहानी के संबंध में उचित कथन है। गैंग्रीन जो है, जिसका पहले प्रकाशन रोज़ के नाम से हुआ था। तो उसके संबंध में उचित कथन बताना है। मालती को अपने परिवार और गृहस्थी से सुख का अनुभव होता था। मालती के पति सरकारी डॉक्टर थे। सरकारी अस्पताल और डॉक्टर के प्रति उसके मन में अच्छी भावना थी। मालती ने पिता के द्वारा लाई किताब फाड़कर फेंक दी थी। मालती के शिशु को चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए, बी और डी, केवल बी, सी और डी, केवल बी, डी और ई, केवल ए, डी और ई। तो आप बताइए, गैंग्रीन कहानी अगर आपने पढ़ी है तो बहुत आसानी से इसके उत्तर आप दे लेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि मालती को अपने परिवार और गृहस्थी से सुख का अनुभव होता था। तो नहीं, सुख का अनुभव नहीं होता था। मालती के पति सरकारी डॉक्टर थे, बिल्कुल थे। सरकारी अस्पताल और डॉक्टर के प्रति उसके मन में अच्छी भावना थी, नहीं अच्छी भावना नहीं थी। मालती ने पिता के द्वारा लाई किताब फाड़कर फेंक दी थी। हाँ, उसने पढ़ने से इनकार कर दिया था कि मुझे किताबें नहीं पढ़नी हैं। मालती के शिशु को चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। हाँ, ये बात ठीक है। इस कहानी में बार-बार जो मालती है अपने जीवन की दिनचर्या का वर्णन करते हुए जो कथानायक है उससे कहती है कि ऐसा तो रोज ही होता रहता है। जब उसका बच्चा गिरता है तो वो तब भी कहती है कि ये तो रोज ही गिरता रहता है। ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बी, डी और ई जो है
सही विकल्प हैं, तो बी, डी और ई सही हो जाएगा। यहाँ पर जो गैंग्रीन है, गैंग्रीन जो कहानी है वो पहले रोज के नाम से प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रोज कहानी है वो जो है 1937 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। और बाद में ये जो है गैंग्रीन के नाम से 1990 में प्रकाशित हुई। और इन हम जानते हैं कि गैंग्रीन जो कहानी है वो अज्ञे की कहानी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में आई पंक्तियों का सही अनुक्रम है। मानहु काल रात अंधियारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी, लागत अवत भयावह भारी, डरपहि एक निहारी, घर मसान परिजन जन भूता। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। इस यह निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जिसके जिसके जो निबंधकार हैं वे विद्यानिवास मिश्र जी हैं। तो उस निबंध से एक काव्य पंक्ति उस निबंध में आई थी, तो जिस उसके क्रम लगाने हैं कि उस पंक्ति में कौन पहले आया कौन बाद में आया है। तो आप बता सकते हैं, यह रामचरितमानस की पंक्ति है। ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लागति अवध भयावह भारी, मानहु काल रात अंधियारी, घोर जंतु संपूर नर नारी, डरपहि एक निहारी, घर मसान परिजन जनुभूता। यह इसके उत्तर के क्रम है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सी ए बी डी ई, सी ए बी डी ई इसका क्रम है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, हमने बताया कि ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। इसी नाम से उनका निबंध संग्रह भी आया है, जो 1974 में आया है। ठीक है। और ये एक ललित निबंधकार हैं और आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। यह निबंध भी इनका जो है ललित निबंध ही है। तो इससे हम ये जानकारी ले सकते हैं इस प्रश्न से कि अगर हम इस निबंध में और भी कोई अगर पंक्ति आई है किसी काव्य की, तो उसकी पंक्तियों का क्रम हम याद रखें। और विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों से प्रश्न बनते हैं कि उनका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, यानी उसके मिलान भी दे देते हैं। और वे कई बार उसके क्रम भी पूछ देते हैं कि ये निबंध जो है कब आया था, और ये निबंध इसके बाद के क्रम लगाने के लिए आपको दे सकते हैं। जिसमें बहुत महत्वपूर्ण निबंध संग्रह जिनका पहला ही है चितवन की छां है, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, कौन फुलवा तू बिन ननहारी, और कमाल के झरोखे रोखे से। तो ये जो इनके जो निबंध संग्रह हैं, इनके जो प्रकाशन वर्ष हैं, उसके हिसाब से आप इन्हें याद रखें। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 8, 9, 10 और 11। ये प्रश्न जो है काव्य शास्त्र से आया हुआ है और उसमें काव्य गुण पूछा गया है। तो भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। तो ये काव्य गुण हम देख लेते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कई बार यहाँ से यह भी आ सकता है कि किस काव्य गुण को भरत मुनि काव्य गुण नहीं मानते। तो अगर आप इसे नोट कर ले, मैं यहाँ आपको 10 काव्य गुण जो हैं वो बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लें उसे। माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थ व्याप्ति, उदारता, क्रांति और समाधि। ये जो हैं भरत मुनि के काव्य 10 काव्य गुण हैं, जिन्हें भरत मुनि मानते हैं कि यही काव्य गुण हैं
जिनमें माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थव्याप्ति, उदारता, क्रांति और समाधि, ये 10 काव्य गुण हैं भरत मुनि के अनुसार। ठीक है। भरत मुनि का समय हम सभी जानते हैं कि भरत मुनि का जो समय है वो प्रथम शती माना जाता है। और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना हम जानते हैं और वो है नाट्य शास्त्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। सूची एक में परिचय है यानी पात्र हैं, और नहीं, ये उनके परिचय हैं और ये पात्र हैं। इनके पात्रों का इनके परिचय से मिलान करना है। राय साहब का कारकुन, सबसे बड़े महाजन, बीमा कंपनी की दलाली, बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे पात्र दिए गए झिंगुरी सिंह, श्याम बिहारी तनखा, पंडित नोखेराम और मिस्टर तनखा। तो ये सभी जो पात्र हैं वो गोदान उपन्यास के पात्र हैं, और हम जानते हैं कि गोदान उपन्यास जो है प्रेमचंद का है और 1936 में आया था। ठीक है, ये पात्र हैं और उनके परिचय हैं, यानी झिंगुरी सिंह क्या हैं, श्याम बिहारी तनख्या क्या हैं, उनका परिचय क्या है, पंडित नोखेराम कौन है, मिस्टर खन्ना कौन है। तो हम जानते हैं कि मिस्टर खन्ना जो है बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो यहाँ पे डी चौथा जो है ये तो हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो विकल्पों में चौथा मिलान किया गया है। और यहाँ पे हम ऊपर से देखते हैं राय साहब का जो कारकुन है वो कौन है। वो जो है यहाँ पे पंडित नोखेराम जो है राय साहब का कारकुन है इस उपन्यास में, गोदान उपन्यास में। और सबसे बड़ा महाजन जो है वो झुंगरी सिंह है इसमें। और बीमा कंपनी की दलाली जो है श्याम बिहारी तनखा करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि A3 B1 C2 D4, तो यहाँ पे डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तहत हमने देख लिया गोदान 1936 प्रेमचंद की लिखी हुई रचना है। ये बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन गोदान की जो रचना है उसको रचने में प्रेमचंद को 4 वर्ष का समय लगा था। अगर ये प्रश्न बनता है आगे वन लाइनर में तो आप इसे जरूर याद रखें। और प्रेमचंद का यह अंतिम अंतिम उपन्यास है। और डॉक्टर गोपाल राय एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं इस उपन्यास के बारे में, इसके पात्रों की संख्या को लेकर वे कहते हैं कि इसमें कुल पात्रों की जो संख्या है ना वो 84 है। ठीक है, कुल पात्र, कुल पात्र कितने हैं, 84 हैं। जिसमें पुरुष पात्र जो हैं वो 56 हैं। कितने हैं, 56 पुरुष पात्र हैं और 28 जो हैं वो स्त्री पात्र हैं। ये आप जरूर याद रखें, ये 28 है। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, यूरोप का यह अभिव्यंजनावाद हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्तिवाद वक्रोक्ति काव्य जीवितम का ही नया रूप या विलायती उत्थान है। यह किस आलोचक का कथन है। नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो आप बता सकते हैं वीडियो रोककर कि यूरोप का जो अभिव्यंजनावाद है उसे कौन जो है भारत का वक्रोक्तिवाद के समक्ष ठहराता है। तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो भारतीय काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति संप्रदाय है वही विलायत में यानी विदेश में अभिव्यंजनावाद के नाम से जाना जाता है। यह अभिव्यंजनावाद के जो प्रवर्तक हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र में हम वहां देखते हैं कि बेनेडितो क्रोचे हैं। बेनेडितो क्रोचे को अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। काव्य की पंक्तियां एक तरफ और उसके कवि एक तरफ जिनसे उनका मिलान करना है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, विस्तृत नभ का कोई कोना, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, श्रेय नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये मुक्तिबोध की काव्य पंक्ति है।
और यह जो है उनके अंधेरे में कविता से ली गई है। ठीक है। और हम जानते हैं कि जो अंधेरे में है वो किस काव्य संग्रह में प्रकाशित है? चाँद का मुँह टेढ़ा है। कितना रुचिकर जो है काव्य संग्रह है देखिए। चाँद का मुँह टेढ़ा है। तो चाँद का मुँह टेढ़ा का जो प्रकाशन है, हम देखते हैं कि वो कब कब हुआ था? चाँद का मुँह टेढ़ा का जो प्रकाशन है वो 1964 में हुआ था। इसी वर्ष जो है मुक्तिबोध का जो निधन भी हुआ था, उसी के बाद इस संग्रह का प्रकाशन हुआ था। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, यह इसके आगे की पंक्ति है जो महादेवी वर्मा की पंक्ति है। ठीक है। यह जो उनके मैं नीर भरी दुख की बदली, उनकी कविता है, उससे ली गई पंक्ति है यह। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, यह निराला के राम की शक्ति पूजा से ली गई पंक्ति है। ठीक है। राम की शक्ति पूजा 1936। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, असाध्य वीणा से ली गई पंक्ति है अज्ञे की। और असाध्य वीणा कब आई थी? 1900 आंगन के पार द्वार संग्रह में यह कविता आई थी 1961 में। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा, विकल्प जो है वो चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोसी का घटवार के आधार पर गुसाई के कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कभी चार पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। बच्चा है भूख लगाई होगी डांटने से क्या फायदा। सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ, सूरज कहाँ का कहाँ चला गया है। पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह लगवा लिया। लोग ठीक कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। कोसी का घटवार कहानी है और इस कहानी में जो प्रसंग हैं उनको पहले से बाद के क्रम में लगाना है, और वे जो कथन है, ये जो प्रसंग हैं, वो गुसाई के कथन हैं। तो अगर आप इस कहानी को पढ़े हैं तो बहुत मुश्किल नहीं तो कम मुश्किल में ही आप इसे मेरे ख्याल से आप हल कर सकते हैं। पहला आप देखेंगे कि जब कहानी शुरू होती है तभी गोसाई जो है कहता है कि सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ, सूरज कहाँ का कहाँ चला गया है। तो पहला कथन तो यही हो जाएगा। और इस विकल्प में पहला कथन सी केवल एक विकल्प में है, सी, CDBEA। ठीक है। तो यहाँ वो पहले कहता है कि सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ, सूरज कहाँ का कहाँ चला गया है। उसके बाद कहता है पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह लगवा लिया। क्या लगवा लिया? पंचक्की लगा लिया। इसमें जो है पंचक्की से जो है आटा, गेहूं को आटा बनाया जाता है। इस कहानी में गुसाई ने जो है आटे, पंचक्की वाला आटा लगवा लिया है। और इसके बाद बच्चा है भूख लगाई होगी डांटने से क्या फायदा, उसको कहता है। फिर उसके बाद वो जो अगला कथन है वह कहता है लोग ठीक कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। उसके बाद कभी चार पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। उसमें ये कहता है, किससे कहता है? अपनी प्रेमिका से कहता है, जो गुसाई की जो प्रेमिका है, अ, मालती है उसका नाम, मालती है। एक मिनट मुझे चेक करना होगा। नहीं, गुसाई की जो प्रेमिका है उसका जो नाम है वो लक्ष्मा है। ठीक है। लक्ष्मा से वे कहता है कि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया है तो जाके गंगनाथ जी से भूल चूक की माफी मांग लेना। अगला प्रश्न,
हाँ, उससे आगे बढ़ने से पहले जो कोसी का गढ़वाल जो कहानी है, उसके जो रचनाकार हैं वो शेखर जोशी हैं, ठीक है? और शेखर जोशी ने यह जो कहानी है, वो 1957 ईस्वी में लिखी थी। लेकिन जो है शेखर जोशी का जो कहानी संग्रह कोसी का गठवार है, उसमें यह कहानी संकलित होकर आई, तो ये इसे हम 1958 मानते हैं इस कहानी का प्रकाशन भी। लिखने से नहीं, जब प्रकाशित हुई उससे देखते हैं, तो यह 1958 में कोसी का गठवार कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। तो शेखर जोशी के और जो कहानी संग्रह हैं, उसे हम अपने आगे के अध्ययन के क्रम में ज़रूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न, मुर्दहिया किस गांव की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी? कनैला, टणिया, धर्मपुर और दौलताबाद। तो अगर आप मुर्दहिया पढ़े हैं तो बहुत आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। तो मुर्दहिया जो है धर्मपुर गांव की बहुउद्देशीय धर्मस्थली थी। और यह जो धर्मपुर है वो मुर्दहिया में आजमगढ़ जिले में यह गांव पड़ता है, जो इस लेखक की जो है जन्मस्थली है। मुर्दहिया के जो लेखक हैं वो तुलसी राम हैं। और जो मुर्दहिया का जो प्रकाशन है वो जो है 2010 में हुआ था। इन्होंने जो है, ये मुर्दहिया इनकी आत्मकथा है। पहला आत्मकथा उनका 2010 में मुर्दहिया नाम से आता है, और दूसरा जो है उनका 2014 में इनका मणिकर्णिका नाम से आत्मकथा आती है। कि हमने पहले जो 2 वीडियो हैं उसमें हमने ये सब तथ्य आपको बता दिए हैं। जहाँ उपमेय 12वां प्रश्न है, जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक, प्रतीप, अनन्वय, रूपक। ठीक है, तो जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ अनन्वय अलंकार हो जाता है। यानी जो उपमेय होता है वो उपमान की आवश्यकता न होकर वह स्वयं ही उपमान बन जाता है, तो हम कहते हैं कि वह अनन्वय अलंकार हो जाता है। इसका जैसे उदाहरण जो है, अगर हम कहें तो मुख मुख ही के समान सुंदर है। तो जो मुख है ये उपमेय है, और जो उसका उपमान है वो भी मुख ही है। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है, जिससे तुलना करी जाती है वह उपमान होता है। यानी उस उपमेय के लिए किससे उसकी तुलना की जा रही है, किससे उसका मान बताया जा रहा है, वह उसका उपमान हो जाता है। अगर हम कहें कि मुख मुख के ही समान सुंदर है, तो यानी मुख उपमेय भी है और मुख जो है उपमान भी है, यानी दोनों स्वयं हो, तो वहां पे अनन्वय अलंकार होता है। और अगर हम व्यतिरेक को समझने की कोशिश करें कि व्यतिरेक क्या होता है, तो जहां उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष होता है, यहाँ जो है उपमेय क्या होता है? उत्कर्ष होता है, यानी उससे बढ़ा हुआ होता है। किससे बढ़ा हुआ होता है? तो जो है उपमान से बढ़ा हुआ होता है। क्योंकि उपमेय में अधिक गुण हो जाने से उपमान से यह उत्कर्ष पा लेता है, तो वहां हम व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, अगर ये हम उदाहरण के रूप में माने कि जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, यानी जो चंद्रमा और सूर्य भी मलिन और शीतल लगते हैं, तो जब जैसे यश प्रताप के आगे अगर हम उपमान चंद्रमा और सूर्य को कह रहे हैं तो वे फीके पड़ जा रहे हैं, वे मलिन पड़ जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये व्यतिरेक अलंकार कहा जाता है। और यहाँ अगर प्रतीप अलंकार को अगर हम समझना चाहें, तो प्रतीप का तो आशा पहले उल्टा ही समझिए कि उल्टा या विपरीत होता है। ठीक है, यानी जब भी हम किसी का जो है कि उपमेय का उपमान से अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ उसका उल्टा रूप दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि प्रसिद्ध जो उपमान होता है, वहाँ उपमेय और उपमेय
को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक दिखाया जाता है। यानी जैसे कि अगर हम कहें कि एक उदाहरण हमें ख्याल आ रहा है कि सिय मुख समता पाव किमी चंद्र बापुरो रंक। यानी कि जो सीए की मुख की जो समता है वो चंद्रमा भी क्या करेगा, यानी चंद्रमा भी वहां पे जो है वो रंक समझ में आता है। तो यहाँ पर जो है जो प्रसिद्ध उपमान है जो चंद्रमा है वो भी वहां पर क्या है रंक जैसा यानी कि गरीब जैसा लगता है सीए के मुख के सामने। तो वहां पर हम देखते हैं कि यानी कि सीता के मुख का जो तुलना है वो बेचारा चंद्रमा क्या ही कर सकता है। यानी जो चंद्रमा जो एक उपमान है वो क्या है वो बहुत ही फीका पड़ जा रहा है। यानी अपने जो प्रसिद्ध उपमान है जिसे माना जाता है कि चंद्रमा बहुत सौंदर्य का प्रतिमान है लेकिन वो सीए के मुख के सामने एकदम उल्टा पड़ जा रहा है। तो यहाँ पे हम उसे प्रतीप अलंकार कहते हैं। और जो रूपक अलंकार होता है तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर वहां तो आरोप किया जाता है ना, भेद रहित आरोप, यानी उसमें और उसमें कोई भेद नहीं होता है। जैसे बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो वहां पर जो राम रतन होते हैं है ना, वो क्या है धन, धन है वो, उन पर ये आरोपित हो गया कि राम को धन बता दिया गया। तो वहां पर हमने वो कोई भेद नहीं है राम को पा लेने में और धन को पा लेने में, तो यानी राम ही हमारे धन है, रतन है। तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर जो पूछा गया है कि उपमेय स्वयं ही उपमान उपमेय स्वयं ही अपना उपमान होता है वो अन्वय अलंकार में होता है। तो जब अलंकार आप पढ़ें तो बहुत अच्छे से उनके अंतरों को पढ़ें कि किसमें क्या अंतर होता है। अगला प्रश्न है 13वां, सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। सूची एक में उपन्यासकार हैं और सूची दो में उपन्यास हैं। ठाकुर प्रसाद सिंह, देवेश ठाकुर, रामदरस मिश्र, गंगा प्रसाद विमल। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कि ठाकुर प्रसाद सिंह का जो उपन्यास है वो कौन सा है। तो उन्होंने जो है कुब्जा सुंदरी उपन्यास लिखा है। और देवेश ठाकुर ने ब्रह्मभंग उपन्यास लिखा है। रामदरस मिश्र ने जो है अपने लोग लिखा है। गंगा प्रसाद बिमल ने मृगांतक लिखा है। तो यहाँ पर जो है दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ए का दो, बी का एक, सी का चार, डी का तीन से मिलान हो जाएगा। तो आप जब भी उपन्यास विधा पढ़ें विधा के इतिहास में तो किस उपन्यास को किस उपन्यासकार ने लिखा है ये बहुत ही सावधानी से पढ़ें। अगला प्रश्न है 14वां, मैं मानता हूं कि आप लोग कुचले हुए और उपेक्षित हैं, लेकिन आपको इतनी अपनी इस ताकत का एहसास होना चाहिए कि अगर आप चाहें तो प्रशासन की इस मशीन का चलना असंभव बना दे सकते हैं। यह आप ही लोग तो हैं जो रेलों और तारघरों को चलाते हैं। यह कथन किस राष्ट्रीय नेता का है ना? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। तो किस किस राष्ट्रीय नेता ने कहा कि मैं मानता हूं कि आप लोग दबे कुचले और उपेक्षित हैं, लेकिन अगर अगर आपको अपनी ताकत का एहसास हो तो आप जो है जो ये प्रशासन की मशीन है उसे चलना असंभव बना सकते हैं। और आप ही लोग तो हैं जो रेलों और तारघरों को चलाते हैं। तो ये जो क्रांतिकारी कथन है ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। उन्होंने ही कहा था कि आप जब चाहें जो ब्रिटिश शासन है प्रशासन है उसे उखाड़ कर फेंक सकते हैं। इन्हीं का जो क्रांतिकारी जो वक्तव्य है कि स्वराज्य ही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये बाल गंगाधर तिलक का ही कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा द्वारा जुलाई 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? उदय नारायण तिवारी, चंद्रशेखर शास्त्री, नरेंद्र देव, नारायण चतुर्वेदी। बताइए कि 31 जुलाई 1947 ईस्वी में जो देवनागरी लिपि सुधार समिति गठित हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और यह जो इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट है ये आपके आगे आने वाले प्रश्नों में बन सकता है। तो इसकी जो रिपोर्ट इस समिति ने जो है वो 25 मई 1949 को इस समिति ने अपना जो है रिपोर्ट प्रस्तुत किया था।
और इस रिपोर्ट के आधार पर ही जो है लिपि सुधार परिषद का गठन किया गया था। लिपि सुधार परिषद का गठन हुआ था। ठीक है। और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को परिषद में आमंत्रित किया गया था। ठीक है। और इस जो ये जो देवनागरी लिपि सुधार समिति है जिसमें नरेंद्र देव अध्यक्ष थे, इसमें आप पढ़िएगा बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे देवनागरी लिपि को लेकर। जो मैं कुछ सुधार के बारे में बता दूं कि इसमें की 12 खड़ी की जो सावरकर बंधुओं ने इसको प्रस्तुत किया था कि की 12 खड़ी के अनुसार मात्राएं लगाई जाएं, तो इस समिति ने की 12 खड़ी को अस्वीकार कर दिया था कि 12 खड़ी के अनुसार जो है मात्राएं नहीं लगानी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा था कि को अगर मात्राएं लगाना है तो इसके आगे मात्राएं लगाने लगानी चाहिए। जैसे क पर आ की मात्रा लगेगा तो का हो जाएगा। यहाँ पर ओ की मात्रा लगेगा तो अ, उन्होंने ऐसे कुछ ऐसे कहा था। अ, एक मिनट। उन्होंने मात्राओं को ऐसे कहा था लिखने को के लिए अ आ पर ही सारी मात्राओं को लगाने के लिए कहा था। ये जो है इधर की तरफ छोटी ई, ई, ऊ, ऊ, ओ, औ, ए, ऐ, इस तरह की मात्राओं को वो जो है कह रहे थे कि 12 खड़ी के अनुसार जो है मात्राएं इस तरीके से लगाई जाए, तो इस समिति ने उसे अस्वीकार कर दिया था। और अनुस्वार का जो पंचम अक्षर है उसके स्थान पर बिंदी इस्तेमाल करने का जो प्रावधान है वो इसी समिति ने किया था। यानी पंचमाक्षर के स्थान पर बिंदी लगाए जाने का जो है सुधार इस समिति ने दिया था। और उसने कहा था कि अ, झ, ध, भ और ल को जो अलग अलग ढंग से लिखा जा रहा था उसे अब हम इस ढंग से लिखें, क्योंकि कई कई जगह पे को दूसरे ढंग से लिखा जाता था। जैसे हम देखेंगे कि को ऐसे लिखा जाता था, झ को कुछ अलग ढंग से लिखा जाता था, ल को ऐसे लिखा जाता था। तो दो तरीके की लिखा जा रहा था इन 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 वर्णों को, तो उन्होंने कहा कि इसे इस रूप में स्वीकार किया जाए और उनके जो दोहरे ढंग से लिखे जाने को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। इसे आप 12 खड़ी को एक बार ठीक से आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सुधार सावरकर बंधुओं ने कहा था, लेकिन इस समिति ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि ये बहुत व्यवहारिक नहीं था। राम की शक्ति पूजा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसका मूल स्रोत कृतिवास का बंगला रामायण है। शक्ति पूजा के प्रसंगों में राम की पराजय का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अन्याय जिधर है शक्ति को भी उधर ही होना चाहिए। पूरी कविता में अंधकार प्रकाश का द्वंद्व युद्ध निरंतर चलता रहता है। यह कविता निराशा का महिमा मंडन नहीं करती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एबीसी, केवल एडीई, केवल एसीडी, केवल बीसीडी। तो राम की शक्ति पूजा जो कविता है निराला की, उसकी उसकी जो यहाँ पे उसके बारे में कुछ विशेषताएं दी गई हैं। कौन सी विशेषताएं हैं इसका सही चुनाव करना है। तो यहाँ आप देखिए इसका मूल स्रोत कृतिवास का बंगला रामायण है। हाँ, ये ठीक बात है कि राम की शक्ति पूजा जो निराला ने जो है उसका आधार कृतिवास जी का लिखा हुआ बंगला का रामायण है। शक्ति पूजा के प्रसंगों में राम की पराजय का कहीं भी उल्लेख नहीं है। नहीं, यह गलत कथन है। अ, हम यही तो देखते हैं इस कविता की खासियत के रूप में कि राम की शक्ति पूजा में राम जो है अपनी पराजय से बहुत निराश दिखाई देते हैं। अन्याय जिधर है शक्ति को भी उधर ही होना चाहिए। नहीं,
उधर नहीं होना चाहिए, ये गलत कथन है। पूरी कविता में अंधकार प्रकाश का द्वंद्व युद्ध निरंतर चलता रहता है। हाँ, यह सही कथन है। यह कविता निराशा का महिमा मंडन नहीं करती है। तो यह कविता निराशा का महिमा मंडन नहीं करती, यह बात सही है। तो यहाँ पर जो है ए, डी और ई सही उत्तर हो जाएंगे। तो राम की शक्ति पूजा निराला की लिखी हुई कृति है और 1936 में लिखी गई है। और निराला के और कौन से काव्य संग्रह हैं, आप इन्हें जरूर याद रखें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं उनके काव्य संग्रहों से। उन काव्य संग्रहों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार मिलान करने के लिए और उनके जो है प्रकाशन वर्ष के अनुसार उनके अनुक्रम को मिलाने के लिए, यानी क्रम को मिलाने के लिए प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किशोरीदास वाजपेयी की पुस्तक हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण के अध्यायों का सही अनुक्रम है। समास में वर्तनी की स्थिति, वाक्य विन्यास में वर्तनी का विवेचन, हिंदी की कुछ क्रियाएं, नाम यानी संज्ञाएं, हिंदी में अनुनासिक वर्ण और अनुस्वार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह जो पुस्तक है हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाने चाहिए, क्योंकि एक तो पाठ्यक्रम में नहीं है। अगर आप हिंदी भाषा से संबंधित और हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न, जो इतिहास है वहां से प्रश्न बना रहे हैं, तो आप यह पूछ सकते हैं कि हिंदी की वर्तनी और शब्द विश्लेषण के रचनाकार कौन है। तो यह ठीक बात हो सकती है कि रचनाकार पूछे जाएं व्याकरणों की पुस्तकों के, लेकिन किसी पुस्तक जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं लगे हैं उनके अध्यायों के क्रम इस तरह से पूछना, मुझे मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से सही नहीं है। लेकिन जो एनटीए ने है, इसका जो उत्तर है वो सी, डी, ई, ए और बी माना है। ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को मैं हमेशा पहले भी कहता रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न जो हैं वो क्या होते हैं, बाउंसर होते हैं, जिन्हें हमें नहीं खेलना चाहिए। क्रिकेट की भाषा में अगर कहें तो इन्हें छोड़ देना चाहिए और इनके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, मैला आंचल के अनुसार सत्य कथन है। मैला आंचल दो खंडों में लिखा गया उपन्यास है। जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। यह कथन फुलिया की माँ के बारे में है। इस उपन्यास में कुल 67 खंड हैं। इस उपन्यास में कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को क्षत्रिय टोली कहते हैं। एक दिन इस गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा, लक्षण अच्छे नहीं हैं। कथन बूढ़े जोतकी का है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। तो पहला जो विकल्प है, मैला आंचल दो खंडों में लिखा गया है, ठीक बात है। मैला आंचल दो खंडों में लिखा गया है। जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है, यह कथन फुलिया के माँ के बारे में ही है। इस उपन्यास में कुल 67 खंड हैं, ये भी ठीक बात है। इस उपन्यास में कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को क्षत्रिय टोली कहते नहीं कहते। एक दिन इस गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा, लक्षण अच्छे नहीं, यह कथन बूढ़े जोतकी का नहीं है। तो यहाँ पर ए, बी और सी कथन सही है। यहाँ पर अगर इस प्रश्न के से हम कुछ अलग निकालने की कोशिश करें कि यहाँ से क्या प्रश्न आ सकते हैं, तो मैला आंचल का प्रकाशन मैला आंचल का प्रकाशन 1954 में हुआ था। ठीक है। इसके रचनाकार रेणु है, पूरा नाम फणीश्वरनाथ रेणु है। और यहाँ पर रेणु के जो और उपन्यास हैं, जो उनके बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जैसे परती परिकथा है ना, दीर्घ तपा है, जो इनके बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इनके प्रकाशन और जो कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनको याद रखना बहुत जरूरी है। और जब आप इस उपन्यास को पढ़ें तो इसमें बहुत सारे गीत हैं। वे गीत जो हैं उन पंक्तियों के क्रम आप जरूर याद रख लें। और उन गीतों के रचयिता कौन है अगर उसमें बताया गया है तो, और कौन सा पात्र इसमें, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। कौन से पात्र का परिचय क्या है, वो उस उपन्यास में किस भूमिका में है। अगला प्रश्न, गुरु पदेशादंधेतु शास्त्रम जड़द्युप्यपलम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः।
काव्य के संबंध में यह उक्ति किस आचार्य की है? मम्मट, भामह, दंडी, वामन। आप बताइए। इससे पहले वाली वीडियो में यह पंक्ति आई हुई थी दिसंबर 2024 में, या मेरे ख्याल से जून जून 2025 में यह प्रश्न आया हुआ था मिलाने के लिए कि यह किस का आचार्य की पंक्ति है। तो यह जो पंक्ति है वो भामह की पंक्ति है। ठीक है। और यह जो है काव्य के संबंध में, यानी काव्य के लक्षण के संबंध में कही गई भामह की उक्ति है। मम्मट के संबंध में जो महत्वपूर्ण पंक्ति है वो यहाँ पे लिखना संभव नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य शास्त्र दिवेक्षणात् काव्य की शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तद्भवे। यह जो है काव्य के संबंध, आपको जो है काव्य के लक्षणों के संबंध में कुछ जो आचार्य हैं काव्य के संस्कृत के, उनके जो महत्वपूर्ण कथन है ना, वे जरूर याद होने चाहिए। जैसे मम्मट ने अभी मैंने बताया कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्र कहे हैं, उसी प्रकार आप देखेंगे कि दंडी क्या कहते हैं। यहाँ पे दंडी कहते हैं नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमंदश्चाभियोगस्या कारणम काव्य संपदः। ये दंडी का कथन है। और वही वामन कहते हैं कि लोको विद्या प्रकटस्य काव्यांगानी, है ना, कवित्त बीजम प्रतिभानम। ये वामन के कथन है। तो जो इनके जो कथन है काव्य लक्षणों के बारे में, वे जरूर आप याद रखें। इससे अगला प्रश्न अगर आप तैयार करना ही चाहते हैं तो काव्य हेतु के संबंध में इन सभी के क्या मत हैं, वे भी जरूर याद रखें। और ये भारतीय काव्य शास्त्र के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जहाँ से संस्कृत के श्लोकों को उनके आचार्यों से मिलान करने के बारे में कहा जाता है। अगला प्रश्न, संस्कृति और सौंदर्य के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने अंतिम दिनों में किस नाम से पुस्तक लिख रहे थे? सौंदर्य शास्त्र, लालित्य मीमांसा, ललित योजना, आनंदिनी वृत्ति। तो आप बताइए, संस्कृति और सौंदर्य के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने अंतिम दिनों में किस नाम से पुस्तक लिख रहे थे? तो ये जो संस्कृति और सौंदर्य जो है ये निबंध है नामवर सिंह का। ठीक है, ये निबंध नामवर सिंह का है, जिसमें वे हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने अंतिम दिन में जो है लालित्य मीमांसा नाम से पुस्तक लिख रहे थे, है ना। और यह जो संस्कृति और सौंदर्य जो निबंध है वो 1962 में इसका प्रकाशन हुआ था। हम देखते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वो 1907। कई बार रचनाओं का जन्म के अनुसार सजाने के लिए भी पूछ देता है कुछ और रचनाकारों के साथ, तो वो जरूर आप याद रखें। तो यहाँ 1907 में उनका जन्म हुआ है। ठीक है। और यहाँ से हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के और जो निबंध हैं, उनकी जो आलोचनाएं पुस्तकें हैं, उपन्यास हैं, वे जरूर आप पढ़ें। और नामवर सिंह के जो आलोचना ग्रंथ हैं उसे भी आप बहुत ध्यान से पढ़ें कि नामवर सिंह ने जैसे दूसरी परंपरा की खोज लिखी है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर दूसरी परंपरा की खोज 1982 में, तो जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर ही लिखी गई ये किताब है। और बहुत सारी आलोचना ग्रंथ नामवर सिंह के, वे जरूर आप याद रखें प्रकाशन वर्ष के अनुसार। अगला प्रश्न, झुनिया को शरण देने पर पंचायत का दंड चुकाने के लिए होरी ने किसके हाथ अपने घर को 80 रुपए में गिरो रख दिया था? गिरो का मतलब गिरवी रख दिया था, है ना। झिंगुरी सिंह को, दाता दीन को, लाला पटेश्वरी को और नोखेराम को। तो झिंगुरी सिंह को उसने जो है अपना घर 80 रुपए में बेच दिया था झुनिया को शरण देने के लिए। यानी झुनिया कौन थी वो, इसमें देखते हैं कि वो भोले की, भोला, सॉरी, भोला की जो है, भोला की यहाँ पे वो पुत्री है झुनिया, जिससे होरी का जो पुत्र है गोबर उससे ब्याह करता है, यानी उसे अपनी दुल्हन बनाता है, घरवाली बनाता है गोबर। तो उसे शरण देने पर जो है गांव में उसे पंचायत का दंड चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पे होरी जो है अपना जो घर 80 रुपए में झुंगरी सिंह के को गिरवी रख देता है। अगला प्रश्न,
अंधेर नगरी नाटक में तीसरा अंक का स्थान है जंगल, बाजार, राजसभा, शमशान। ठीक है। हमने जो दोनों इससे पहले के जो एनालिसिस हैं उनमें हमने अंधेर नगरी पर प्रश्न आए थे और हमने वहाँ बहुत ही अ, अच्छे से बताया था कि किस जो अंधेर नगरी के जो 6 अंक हैं, उनके क्या स्थान हो सकते हैं। हमने कुछ ट्रिक के माध्यम से बताया था कि वे 6 अंकों का स्थान हमें बहुत अच्छे ढंग से याद हो जाना चाहिए। वहाँ हम देखते हैं कि इस नाटक में यह जो अंधेर नगरी है वो नाटक है जिसे हम प्रहसन इसके नाट्य रूपक को हम प्रहसन कहते हैं जिसमें 6 अंक हैं और ये अंक जो है स्थान, उन अंकों के कुछ स्पेसिफिक स्थान यानी विशेष स्थान है। पहला अंक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो हम देखते हैं कि इसमें जो पात्र हैं गोवर्धन दास नारायण और महंत तीनों जो है वो आते हैं। वो कहाँ से आते हैं? पहला अंक शुरू होता है बाहरी प्रांत से, जहाँ वे निर्णय करते हैं कि किसे किधर जाना है। बाहरी प्रांत के बाद जो है गोवर्धन दास जो है वो बाजार में आता है। ठीक है। और वो टकेसर बाजी टकेसर खाजा देख के बहुत सारे लालच में सामान खरीदता है। तीसरा अंक जो है वो जंगल में आता है। सामान खरीद के जो गोवर्धन दास है वो अपने जंगल में महंत के पास जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बकरी मर जाती है तो राजसभा में जो है उसके दंड न्याय के लिए पहुंच जाता है बकरी वाला। तो राजसभा का दृश्य आता है और वहां पे मौत की सजा सुनाई जाती है। तो जो फांसी है वो बड़ी पाई जाती है, यानी उसके जो उसका जो फांसी का जो मुंह है वो बड़ा हो जाता है तो किसी मोटे व्यक्ति को खो जाता है। तो जो अरण्य में जो है गोवर्धन को खोजते हुए गोवर्धन मिल जाता है वहाँ, तो उसे फांसी के लिए चुन लिया जाता है क्योंकि उसकी गर्दन मोटी थी। और अरण्य के बाद जो है उसको शमशान में लिया जाता है। उसके जो कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी, सिपाही, तो वहां पे शमशान में गोवर्धन दास को फांसी दिया जाता है लेकिन महंत पहुंच कर उससे बचा लेता है। तो बाहरी प्रांत, बाजार, जंगल, राजसभा, अरण्य और शमशान में यह जो है अंक विभाजित है, इनके स्थान ये हैं। और अंधेर नगरी भारतेंदु का रचा हुआ नाटक है जिसकी रचना जो है उन्होंने 1821 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, मेरी तिब्बत यात्रा में सत्य कथन है। भारत की नालंदा के नाम पर जहां लंका में एक नालंदा, वहां तिब्बत भी उससे वंचित नहीं है। तिब्बत में गधे वाले 9-10 बजा कर चलते हैं, वहां खच्चर वाले 2-3 घंटा रात रहते ही चल देते हैं। तिब्बत में सुरक्षित भारतीय ग्रंथों की सूची बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जर्नल के भाग 21वें में छपी है। इलाके के अफसरों को नेपाल में जोडुपोन कहते हैं और उसके इलाके को जोड़ कहा जाता है। भोटिया लोग छुपे चोगा के दामन से खाने पीने की चीजों के छूने जाने से बहुत परहेज करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो जो मेरी तिब्बत यात्रा है जिसे राहुल संकृत्यायन जी ने रचा है, यह इनका जो है यात्रा साहित्य की पुस्तक है और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1937 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। ये तो इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी हो गई। और मेरी तिब्बत यात्रा जब आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे कुछ बहुत ही अ, महत्वपूर्ण, मतलब जहाँ भी यात्रा करते हैं उनके बारे में कुछ बहुत विशेष बातें बताते हुए चलते हैं। तो वही कुछ बातें हैं यहाँ पर, कौन से कथन सही हैं मेरी तिब्बत यात्रा के बारे में। तो आप देखिए कि भारत की नालंदा के नाम पर जहाँ लंका में एक नालंदा, वहाँ तिब्बत भी उससे वंचित नहीं है, यह वहाँ पे बताया गया, ये सत्य कथन है। और तिब्बत में गधे वाले 9-10 बजाकर चलते हैं, वहाँ खच्चर वाले 2-3 घंटा रात रहते ही चल देते हैं। तो यह कथन जो है गलत कथन है। तिब्बत में सुरक्षित भारतीय ग्रंथों की सूची बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जर्नल के भाग 21वें में छपी है, यह ठीक बात है। उसमें यह कहा गया है। इलाके के अफसरों को नेपाल में जोडुपोन कहते हैं और उसके इलाकों को जोड़ कहा जाता है, तो ऐसा नहीं कहा जाता। आप जब पढ़ेंगे तो उस पर मालूम चलेगा। भोटिया लोग छुपे चोगा के दामन से खाने पीने को चीजों को छू जाने से बहुत परहेज करते हैं, हाँ ऐसा कहते हैं राहुल सक्सेना जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए, सी और ई सही हो जाएगा विकल्प। अगला प्रश्न है, मानस का हंस से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से सही तथ्यों का चयन कीजिए। मानस का हंस लिखने का विचार नागर जी को हमेशा सॉरी
मानस का हंस लिखने का विचार नागर जी को, अमृतलाल नागर जी को महेश कोल के साथ बात करते हुए आया था। दोहावली और गीतावली में तुलसी की जीवन झांकी खास तौर पर मिलती है। उपन्यास में तुलसी के जन्म स्थान के रूप में राजापुर को चित्रित किया गया है। इस उपन्यास को लिखने से पहले नागार्जुन ने कवितावली और बिना पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा। रघुबर दास जी मूल गोसाई चरित के लेखक माने जाते हैं। तो मानस का हंस से संबंधित ये तथ्य हैं जिन्हें आपको बताना है कि कौन से तथ्य सही हैं। सही तथ्यों का चुनाव करना है इन विकल्पों में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मानस का हंस, सबसे पहले हम जान लें कि मानस का हंस जो है वो अमृतलाल नागर की पुस्तक है, उपन्यास पुस्तक है। ठीक है, जिसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ है ना। 1972 में हुआ है। इसमें अ, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाकर यह उपन्यास लिखा गया है, तो हम इसे जीवनी परक उपन्यास कहते हैं। ठीक है, तो मानस का हंस लिखने का जो विचार है अमृतलाल नागर को, वो महेश कौल से बात करते हुए आया था, ये बात ठीक है। दोहावली और गीतावली में तुलसी जी की जीवन झांकी जो है खास तौर पर मिलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कथन जो है वो गलत कथन है। उपन्यास में तुलसी के जन्म स्थान के रूप में राजापुर को चित्रित किया गया है। ठीक है, राजापुर को ही चित्रित किया गया है तुलसी के जन्म स्थान के बारे में। इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा था। हाँ, ये बात ठीक है। रघुबर दास जी मूल गोसाई चरित के लेखक नहीं है। इसके जो अ, लेखक हैं मूल गोसाई चरित के, वे कौन है? बेनी माधव दास। बहुत महत्वपूर्ण रचना है बेनी माधव दास की यह मूल गोसाई चरित। ठीक है, पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि मानस का हंस अमृतलाल नागर की रचना है। तो अमृतलाल नागर के और कौन से उपन्यास हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें आप प्रकाशन वर्ष के अनुसार याद रखें। एक जीवनी परक उपन्यास इन्होंने जो है बहुत महत्वपूर्ण लिखा है, खंजन नयन। आप बताएंगे कि यह किसको जीवन किसके जीवन को आधार बनाकर लिखा गया और कब लिखा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सही उत्तर हो जाएगा ए, सी और डी। अगला प्रश्न है, क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना के संबंध में कथन है, अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद है, प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला नहीं होती है, कला सृष्टि केवल आंतरिक है, कला रूप और वस्तु दोनों में होती है, कला अखंड है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो बेनेडिक्टो क्रोचे हैं, उन्होंने अव्यंजनावाद का प्रवर्तन किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि अव्यंजना क्या होती है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आप पढ़ेंगे, आपके पाठ्यक्रम में है, तो आप बता सकेंगे कि अव्यंजना के संबंध में उन्होंने क्या क्या कहा है। अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद है, यह ठीक बात है। प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला नहीं होती, यह जो है गलत कथन है। प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला होती है। कला सृष्टि केवल आंतरिक है, ठीक बात है। कला रूप और वस्तु दोनों में होती है, यह कथन अव्यंजनावाद के अनुसार गलत है। कला अखंड है, ठीक बात है। तो यहाँ पर जो क्रोचे हैं, वेनेडिक्टो क्रोचे हैं, यह इनका व्यंजनावाद है, जिसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण कथन आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वे कहते हैं कला जो है सहज अनुभूति है और सहज अनुभूति ही व्यंजना है। अब व्यंजना स्वयं ही जो है क्या होती है? प्रकाश ज्ञान होती है। स्वयं क्या होती है? प्रकाश ज्ञान कहते हैं अव्यंजना को। और यह उसे अव्यंजना को जो है क्रोचे मानते हैं कि यह एक मानसिक क्रिया है और जिसके लिए अध्यात्म की आवश्यकता होती है ना। कला अखंड है हमने कहा, और वे भी कहते हैं कला अखंड है और उसे वर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे अव्यंजना पूरी तरीके से क्या होती है? आंतरिक होती है, यहाँ पे वो कहते ही हैं। तो यहाँ पे ए, सी और ई सही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, प्रत्येक वस्तु की निर्भरता चूंकि प्रौद्योगिकी पर होगी, इसलिए विकसित एवं विकासशील समाजों के मध्य दूरी कम नहीं होगी।
वन बढ़ेगी। उक्त मंतव्य किस विचारक ने व्यक्त किया है? लियोतार्द, फ्रेडरिक जेम्सन, टेरी ईगल्टन, देरिडा। ठीक है। किसने कहा है कि प्रत्येक वस्तु की निर्भरता चूंकि प्रौद्योगिकी पर होगी, इसलिए विकसित और विकासशील समाजों के मध्य दूरी कम नहीं होगी वरन बढ़ती जाएगी, ऐसा लियोतार्द ने कहा है। क्योंकि लियोतार्द कहते हैं कि उत्तर आधुनिकता जो है आत्मा का द्वंद है, और उन्होंने सार्वभौम जो है वैधता का समर्थन किया, महिलाओं पुरुषों की समानता पर बल दिया। ठीक है। और क्योंकि ये उत्तराधुनिकता से संबंधित विचारक हैं लोतार्द, ठीक है, वे कहते हैं यह कथन, तो यह कथन लियोतार्द का है। और यहाँ पे फ्रेडरिक जेंसन को भी हम उत्तराधुनिकता के अ, विद्वान के रूप में जानते हैं। ठीक है। और टेरी गल्टन एक साहित्यिक सिद्धांतकार हैं, आलोचक हैं। अभी फिलहाल में वे लैंगस्टर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर हैं। देरिडा को तो हम जानते ही हैं कि वे विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद घर में उल्लिखित निम्नलिखित तथ्यों को सही क्रम में लगाएं। प्रेमचंद द्वारा मोटेराम शास्त्री नाम की कहानी लिखने पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस हंस में प्रकाशित हुई। शिवरानी देवी पिकेटिंग करते हुए गिरफ्तार हुई। लखनऊ के गवर्नर हेली धनपत राय जी को राय साहबी देना चाहते थे, क्योंकि वे भारत के सबसे बड़े राइटर थे, यानी लेखक थे। साहित्य सभा की मीटिंग के लिए प्रेमचंद पहली बार दिल्ली जाते हैं। तो यहाँ प्रेमचंद घर में जो प्रेमचंद से संबंधित और शिवरानी देवी से संबंधित कथन है, उनको सही क्रम में लगाना है, यानी कौन से कथन पहले, सॉरी, पहले नहीं, पहले और बाद के क्रम में नहीं, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन जब आप क्रम पूछने लगते हैं घटनाओं का तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे कौन से कथन जो है प्रेमचंद घर में आए हुए हैं और वे सही हैं। प्रेमचंद घर हम जानते हैं कि शिवरानी देवी का लिखा हुआ जीवनी परक पुस्तक है, जो उन्होंने प्रेमचंद की जीवन को आधार बनाकर लिखा है। शिवरानी देवी उनकी पत्नी है प्रेमचंद की, चूंकि उन्होंने उन्हें घर में देखा है कैसे थे वे, तो उन्होंने लिखा प्रेमचंद घर में, यानी प्रेमचंद घर में कैसे थे उसके बारे में वे लिखती हैं। अच्छा, यहाँ पर सही क्रम में लगाएं पूछा है, सॉरी, फिर से वही स्लिप हो गया दिमाग से। यहाँ पर थोड़ा ये ऐसे प्रश्न मुश्किल हो जाते हैं जब आप क्रम पूछते हैं घटनाओं का, क्योंकि ये सभी घटनाएं हैं और वे कब आई, उसके बाद कौन सी घटना आई, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम देखते हैं यहाँ की जो एनटीए ने इसका जो उत्तर माना है वो ADCB और ई माना है। ये कथन जो है पहले आए हैं, यानी ए पहले आया है, फिर डी आया है, फिर सी आया है, फिर बी आया है, फिर ई आया है। ठीक है। तो ये जो जीवनी है इनकी, ये 1940 में प्रकाशित हुई थी, और जो उन्होंने प्रेमचंद के साथ अपने घरेलू जीवन के छोटे छोटे इसमें घटनाएं, जो उनके जो संस्करण है वो उन्होंने दर्ज की हैं। और एक तरीके से यह संस्मरण की एक श्रृंखला बन जाती है ना, संस्मरण की श्रृंखला है, पर है यह एक जीवनी, है ना। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में सही कथन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक सुविधा के लिए सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1802 में भाषा मुंशी के पद पर सदा सुखलाल नियाज नियुक्त हुए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अंग्रेज अफसरों को भारतीय रहन सहन व्यवस्था, संस्कृति और देसी भाषा का ज्ञान कराने के लिए हुई थी। जॉन गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी विभाग के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करते हुए ईशा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखी। तो यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज जो है के बारे में सही कथन बताना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण फोर्ट विलियम कॉलेज टॉपिक है ना, ये पूरा जो है हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में जितने कथन हैं और इसके बारे में जो पूरी पूरी इसकी पृष्ठभूमि है, उसके यह क्यों बना, कौन बनाया, कौन
ये फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन प्रोफेसर था और किसने नियुक्त किया हिंदी भाषा को पढ़ाने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो आप देखिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में जो पहला कथन है ए, वो सही कथन है। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी प्रशासनिक सुविधा के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। 1802 में भाषा मुंशी के पद पर सदा सुखलाल नियुक्त हुए थे। तो 1802 में जो है सदा सुखलाल नियाज नियुक्त नहीं हुए थे, वहां पे लल्लू लाल नियुक्त हुए थे, है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो अंग्रेज अफसरों को भारतीय रहन सहन सभ्यता संस्कृति और देसी भाषा का ज्ञान कराने के लिए हुई थी। और फोर्ट विलियम ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा करने के लिए, जो अंग्रेज अफसर थे उनके सीखने के लिए भारत के लोगों को उनकी भाषा संस्कृति के लिए यह कॉलेज की स्थापना की थी। जॉन क्राइस्ट हिंदुस्तानी विभाग के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, यह भी कथन सही है। और फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करते हुए ईशा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखी, तो नहीं, ये सही नहीं है। पहले ही ईशा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिख डाली थी। तो यहाँ पे ए, सी और डी कथन सही हो जाएगा। शेखर द्वारा 1 महीने के परिश्रम के बाद पहली पुस्तक तैयार करने का प्रसंग किस खंड में है? शेखर शेख शेखर एक जीवनी उपन्यास से ली गई। शेखर एक जीवनी, इसके नाम में जीवनी है लेकिन यह उपन्यास है। और यह जो है अज्ञे का लिखा हुआ उपन्यास है। तो इस उपन्यास में जो है यह एक प्रसंग आता है कि शेखर 1 महीने के परिश्रम के बाद पहली पुस्तक तैयार करता है। यह जो प्रसंग है, यह जो है इस उपन्यास के किस खंड में आया हुआ है? तो हम देखते हैं कि जो शेखर एक जीवनी है वो 4 खंडों में विभाजित है। उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति, है ना। तो ये चारों खंड भी उसी क्रम में है। यह पहला खंड है, यह दूसरा खंड है, यह तीसरा खंड है और यह चौथा खंड है। तो उसने जो है शेखर ने जो 1 महीने में पुस्तक तैयार करी थी, वो उषा और ईश्वर खंड में यह प्रसंग आया हुआ है। तो शेखर एक जीवनी यज्ञ की लिखी है और इसे उन्होंने 1941 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, 1941 में लिखा था। शेखर एक जीवनी का यह प्रथम खंड हमारे सिलेबस में लगा हुआ है जो 1941 में आया था। लेकिन जो दूसरा खंड है शेखर एक जीवनी का, वो 1944 में आया था। आगे के और कुछ उपन्यास है जो बहुत महत्वपूर्ण, 2 उपन्यास हैं, उसे आप जरूर याद रखेंगे। जो एक है नदी के द्वीप 1951 और अपने अपने अजनबी 1961 में आया था। बहुत महत्वपूर्ण ये तीनों उपन्यास हैं इनके, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर पूछा जाए कभी या मिलान करने के लिए, तो आप इसका उत्तर दे सकें। यह इस एनालिसिस का आखिरी प्रश्न है। हम 30 प्रश्नों को ही आज बातचीत कर रहे हैं। आगे के जो है 30 प्रश्न अगले खंड में और आगे के 30 जो प्रश्न है अगले खंडों में, यानी हम इस पूरे बातचीत को 3 खंडों में 90 प्रश्नों को समेटने की कोशिश करेंगे। किस कहानी में घनश्याम नगर, कुल्लू, दिल्ली एम्पोरियम, घूमनगंज आदि स्थानों का उल्लेख हुआ है? पिता, परिंदे, अमृतसर आ गया, कोशिका, घटवार। सॉरी। तो ये जो स्थान है, ये पिता कहानी में आया हुआ है। पिता कहानी में आया हुआ और पिता कहानी ज्ञान रंजन की लिखी कहानी है। जैसे नाम है इसमें, कुल्लू का जैसे ही नाम आ जाएगा, तो अगर आपने परिंदे पढ़ा हुआ है, क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश के शिमला का वर्णन है इसमें, तो आप समझेंगे कि जो कुल्लू है वो भी हिमाचल प्रदेश में है। तो संभव है कि ये वहां से है। अगर आप इसका तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न के उत्तर का, तो शायद ये गलत हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि पिता कहानी में ये स्थान आए हुए हैं। ठीक है, और ये जो कहानी है ज्ञान रंजन ने, वो 1965 में इस कहानी को उन्होंने लिखा है। और यह जो कहानी है उनके फैंस के इधर उधर जो कहानी संग्रह है उसमें ये छपी थी, प्रकाशित हुई थी। फैंस के इधर उधर
जो 1968 में प्रकाशित है। इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। जो भी पाठ्यक्रम में आपकी कहानी है, उसके प्रकाशन और वह किस कहानी संग्रह में छपी है, उसे आप ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है? यहाँ पे हम देखते हैं कि परिंदे कब छपी थी? परिंदे 1960 में छपी थी और निर्मल वर्मा इसके कहानीकार हैं। हुँ। अमृतसर आ गया 1973 में आया था। भीष्म शाहनी का लिखा हुआ कहानी है। कोसी का गठवार हमने इससे पहले वाले प्रश्नों में बताया ही था। इसी एनालिसिस में हमने बताया कोसी का गठवार 1958 में शेखर जोशी की कहानी है। बहुत ही रोचक कहानी है, प्रेम की कहानी है कोसी का गठवार। तो साथियों, यह 30 प्रश्नों की अ, यहाँ पर हमने देखा 30 प्रश्नों को। आगे के 60 प्रश्न आगे के खंडों में हम देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। दिसंबर में ही आपकी परीक्षा होनी है। बहुत ही लग कर, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लगे हुए हैं और लग कर तैयारी करते रहिए। यहाँ पर जो एनालिसिस में जो भी प्रश्न आए हुए हैं, उन्हें आप उत्तर के रूप में ज़रूर याद कर लें और उससे जो आगे की पैटर्न बन सकते हैं, यानी क्या आ सकते हैं, उसे भी आप इन वीडियोस के माध्यम से समझते रहें और अपनी तैयारी को करते रहें। तो धन्यवाद, मिलते हैं आगे के वीडियो में। नमस्कार। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है? और जहाँ पर आपको कुछ पूछना है या फिर इस वीडियो से संबंधित कोई सलाह है, वो भी आप टिप्पणी में दें। और अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो और भी बढ़िया है। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।